स्वागत है आपका 10 मिनट रैपिड रिवीजन सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले भी हमारे कई सारे चैप्टर्स हो चुके हैं साइंस में और प्लस मैथ में, और पढ़ाई हो रही है। लगातार पढ़ाई करते रहिए ताकि आप, क्योंकि बोर्ड से एग्जाम आने वाले हैं और इतना टाइम भी नहीं बचा है, इसलिए तो ये सीरीज चलाई है। तो इस सीरीज के साथ बने रहिए ताकि और भी अच्छे से क्या हो, आपका रिवीजन चलता रहे। तो चलो बिना कोई देरी के करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट। तो नमस्कार डियर एमआरईएंस, तो मैं हूँ राधिका सिंह, आपकी केमिस्ट्री की टीचर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। अब फ्लो ऑफ चार्जेस, पहले चार्जेस तो समझ लें तभी तो समझेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो चार्जेस क्या होता है? सबसे पहले टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस। चार्जेस क्या होता है? चार्जेस वो प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिससे क्या हो, वो अट्रैक्ट हो और रिपेल करे दूसरे मैटर से। मैटर यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ओके, तो चार्ज क्या है? एक मैटर की ही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरों से अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो बाकी के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज हुआ तो बाकी के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो एक तरीके से कुछ नहीं है, सिंपल है। मैटर की क्या है? ये प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो क्या करता है? दूसरे मैटर को वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ओके, समझ में आया? तो अब चार्जेस को हम डिवाइड कर देते दो पार्ट में, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस तो आपको पता ही है, ये पॉजिटिव चार्जेस जो हमारा प्रोटॉन पे होता है, जो नेगेटिव चार्जेस जो हमारा इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के पास आएंगे। सिमिलरली सिमिलर चार्ज जो होते हैं, सिमिलर चार्ज जो होते हैं यानी कि एक जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे नेगेटिव नेगेटिव देखो भाग रहे हैं ना दूर, ये एरोज जो है इधर की साइड बने हैं, जबकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। अब चार्जेस है हमारे, अब इसको मेजर भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट है कूलाम। क्या है? कूलाम। ये रही कूलाम, COULOMB, जिसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। और बोला क्या जाता है, इसमें एक न्यूमेरिकल भी है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं या फिर एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होते हैं, तो हमेशा किसी न किसी इंटीग्रल वैल्यू में होते हैं। जैसे हमने कभी, जैसे अगर हम केमिस्ट्री में आयंस फॉर्मेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, या फिर कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, या फिर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। कभी ये तो नहीं पढ़ा ना कि उसने 1.5 इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम ने 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, या फिर कैल्शियम ने 2.5 इलेक्ट्रॉन लिया। तो 2.5 या फिर 2 या फिर 1.5 ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होती हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि चार्ज क्वांटाइज रहता है। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो हमें पूरा मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं मिलेंगे कि हमें 1.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसे नहीं होगा। ये क्वांटाइज रहती है। ओके, हमेशा हमेशा इंटीग्रल यानी कि हमेशा नेचुरल वैल्यूज में ही हमें मिलेंगे। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Q इज टू NE, Q फॉर चार्ज। इसको Q को किससे, चार्जेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। कैपिटल Q से भी करते हैं या फिर स्मॉल से भी कर सकते हो। N से, N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने, जैसे यहाँ पर अगर मैं 1 कूलम चार्ज रखूं और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ऐसे ही अगर मैं 1 कूलम चार्ज को यहाँ पुट कर दूं और N निकालना है मुझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E हमें दे रखा है, तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पढ़ के देखते हैं। अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी चार्ज को जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि बहुत पता नहीं दिखेगा ही नहीं, इन्फिनिटी मतलब उस चार्ज से बहुत दूर डिस्टेंस पर। ओके, उस चार्ज के साइज के अकॉर्डिंग बहुत दूर डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है, तो उसको वहां से लेकर आना। अब किसी चीज को लेके आएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, है ना। 9th में पढ़ा था, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह हमें डिस्प्लेस करना है, तो विदाउट वर्क किए तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही जब उसे वहां से हम उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, बात समझने की कोशिश करो कि ये क्या है। यहाँ पर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर क्या है? कोई चार्ज रखा हुआ है, पहले से यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर इन्फिनिटी है, कहीं दूर जाकर इससे इन्फिनिटी है जहाँ पर एक पॉजिटिव
यूनिट पॉजिटिव मतलब होता है 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है और वो भी कौन सा, पॉजिटिव। तो उसको यहाँ लाना किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्योंकि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की, तो इसके अंदर लाना। तो ये जो यहाँ से लाने का जो तरीका है, इसमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, यानी कि यहाँ से इसे यहाँ पर लाने में वर्क करना पड़ेगा। तो इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें डिफरेंस इतना है कि वहां काम हो रहा था इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही काम होगा। कैसे समझते हैं, देखो समझते हैं। अब देखो मान लो ये है, दोबारा से अगेन ये है हमारा कोई चार्ज, ये बी पॉइंट पे रखा है और यहाँ पर कोई चार्ज है जो कि ए पॉइंट पे रखा है। तो अब काम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगा। ये क्या चीज है, ये मैंने बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, हर चार्ज की, जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसी ऐसी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसमें वो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, इसमें अब हमें क्या करना है, वर्क डन करना है। अब दोबारा से इन दोनों को मिलाना है तो काम करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो वो काम जो कि हमने किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए चार्ज को इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो तुम देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बाहर काम कर रहे थे, यानी कि बाहर से अंदर लाए थे। यहाँ पर अंदर अंदर चल रहा है, यानी कि अंदर ही काम करना है हमें। तो देखो लिखा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये वो अमाउंट है, यानी कि वर्क डन है जो कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए चार्जेस को लगेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन, W फॉर वर्क डन, Q फॉर मैंने भी बताया था चार्ज। ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्टेज। क्या होती है, वोल्टेज कभी कभी, और हम इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से। ओके, और फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। इट इज कनेक्टेड पैरेलल इन सर्किट, जो वोल्ट मीटर होता है वो सर्किट में पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसे एकदम मार्क कर लेना। वोल्ट मीटर और अमीटर में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में है, तो अच्छे से पढ़ो बोर्ड के लिए। ओके, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा, प्लस इसका हाई रेसिस्टेंस, दोनों पॉइंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसका हाई रेसिस्टेंस है। तो वोल्ट मीटर का हाई रेसिस्टेंस होता है, फिर अमीटर का क्या हो जाएगा, क्लेस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड भी चीजें इजीली हमने कर ली हैं, तो ध्यान से पढ़ो, कॉन्टेक्ट नहीं टूटना चाहिए। ओके, मुझे पता है बोरिंग चैप्टर है, लेकिन क्या है, इसे ध्यान से पढ़ो एकदम कंसंट्रेशन के साथ, तो तुम बिल्कुल अच्छे से कर रहे हो। एग्जाम में फोड़ना है ना, इसीलिए बने रहो बने रहो। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हम आ चुके हैं किस पर, इलेक्ट्रिक करंट पर। अब करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज पास हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। सिंपल, इसका फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, I फॉर करंट, Q फॉर चार्ज और T फॉर टाइम है। इसे किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि करंट को कैसे मेजर किया जाता है, एमीटर से मेजर किया जाता है, और इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अभी वोल्ट मीटर का किस में बताया था मैंने, पैरेलल में बताया था। हाँ, और इसके पास लो रेसिस्टेंस होता है। लो रेसिस्टेंस इसलिए ताकि करंट इजीली पास हो सके और ये आराम से इसे मेजर कर सके। ओके, तो और लेकिन वोल्ट मीटर का वहां पर क्या था, हाई रेसिस्टेंस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, से याद कर लेना। ओके, फिर आती है एम्पियर, 1 एम्पियर की डेफिनेशन। 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर तुम्हें नहीं आता 1 एम्पियर की डेफिनेशन, अगर तुम भूल जाते हो बाय चांस एग्जाम में, तो तुम्हें यहाँ से उसका फॉर्मूला तो पता होगा, तो फॉर्मूले से तुम बना सकते हो। क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 एम्पियर चाहिए तो 1 कूलम होना चाहिए और 1 सेकंड होना चाहिए, तब जाके हमारा 1 एम्पियर निकल के आएगा, है ना। तो यानी कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो जाए किससे, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, तब उसे हम क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, यानी कि क्या है, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकंड, यानी कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, तब हम बोलेंगे करंट कितना है, 1 एम्पियर। ओके, अब फिर बात करते हैं कुछ सिंबल्स की। सिंबल्स में क्या है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स मैंने यहाँ बना रखे हैं, सेल के, बैटरी के, वायर के, कनेक्टेड वायर के, और फिर वोल्ट मीटर का मैंने बना रखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरिएबल रेजिस्टेंस के 2 हैं यहाँ पर, एक एरो ऊपर और एक ऐसे, रियोस्टेट भी बोलते हैं इसे। और एमीटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से करेंगे, और ओपन स्विच को इस तरीके से, और कई जगहों पर ओपन स्विच को किस तरीके से किया जाता है,
इस तरीके से भी, तो ओपन स्विच को इस तरीके से भी किया जा सकता है, और क्लोज स्विच को किस तरीके से किया जाता है, इसे ये रहेगा ऐसे क्लोज्ड, इस तरीके से, ओके। और बल्ब हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, और करंट, इलेक्ट्रिसिटी और करंट यहाँ पर हमने पढ़ लिया। तो फटाफट जल्दी से आगे चलते हैं बिना कोई देरी के, फटाफट से इन्हें नोट कर लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ, जो कि हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, या फिर तो इसकी क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा, या फिर इससे रिलेटेड आएंगे न्यूमेरिकल्स, ओके। तो ओम्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर या फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ओके। तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, तो स्टेटमेंट ये है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटा देंगे तो क्या लगेगा हमारा आर हमारा क्या लगेगा, कांस्टेंट। तो आर हमारा कांस्टेंट होता है यहाँ पर, और इसके आर को हम बोलते क्या है, रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है, याद रखना ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, ओके। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट थोड़ी देर तक ही फॉलो होगा, फिर क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है तो ये ओम्स लॉ फॉलो होना बंद हो जाता है, यानी कि ये वाला रिलेशन टूट जाता है। अब चलते हैं रेसिस्टेंस पे। रेसिस्टेंस क्या होता है, जैसे अगर मानो जैसे तुम अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, है ना, तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, है ना, कि फोन भी देखना है ना, बात भी करनी है, घूमने भी जाना है, दोस्तों से भी बात करनी है, ये सब और फालतू पने के कई सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले डिस्ट्रैक्शन होते हैं, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, इन चीजों को अपोज करना है और आगे बढ़ना है। क्या करना है, अपोज करना है, आगे बढ़ना है, यानी कि ये चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ऐसे ही करंट को कौन रोकता है, रेसिस्टेंस। कंडक्टर, हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, जब करंट उसमें से फ्लो होता है तो उसका रेजिस्टेंस उसे अपोज करता है, यानी कि करंट को रोकता है। पर करंट रुकता है, नहीं रुकता ना, कि अगर करंट रुक जाता तो हमारे ये जो वायर है, ये जो लाइट जल रही है, ये कभी नहीं हो पाती, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या उनका, क्योंकि क्या वो रेजिस्टेंस हावी हो जाता और वो करंट फ्लो नहीं हो पाता। ऐसे ही आपको क्या है, इन चीजों को अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, और एक दिन तुम्हें अपनी मंजिल, यानी कि जो तुमने सोचा है वही होगा, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या है, करंट को अपोज करती है। दूसरा हमें क्या है, इसका फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, जो कि यहाँ से आया। एक और फॉर्मूला होता है इसका, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। रो क्या है, रो इज रेसिस्टिविटी। क्या है, रेसिस्टिविटी। इसको भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी इस फिलहाल के लिए फॉर्मूला देखो, रो इंटू L अपॉन A। L फॉर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A फॉर क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और सबसे इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ मटेरियल पे, और टेम्परेचर। ये चार चीज याद कर लेना कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। और रेजिस्टेंस की यूनिट याद कर लेना ओम, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओके। और 1 ओम की डेफिनेशन क्या हो गई, मैंने अभी बताया था, अगर 1 ओम तो भूल जाओ तो क्या करना, ये यहाँ पर क्या है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी कि वोल्टेज की क्या होती है, वोल्ट, और करंट की क्या होती है, 1 एम्पियर। यानी कि जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे किसमें, किसी भी कंडक्टर पे, तो उसमें जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, उस टाइम उस कंडक्टर का हम बोलेंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम। तो आप इस तरीके से डेफिनेशंस बना सकते हो अपने आप भी, ओके। देखो, व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कि जब हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया किसी भी कंडक्टर में, तो तब एंड 1 एम्पियर करंट इज फ्लो, और 1 एम्पियर करंट तब फ्लो हो जाए, तो तब हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। सिंपल है। अब रेजिस्टिविटी पे चलते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, जैसे रेजिस्टेंस क्या है, वो रोकता है, वो बता रहा है कि ये मेरी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है करंट को रोकने की। रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी हमें आइडिया देता है कि कितनी तेजी से करंट को रोक रहा है। जैसे हमारा कॉपर है, कॉपर क्या करेगा, करंट को इतनी तेजी से नहीं रोक पाएगा। अगर कॉपर, क्योंकि हमारे घर में कॉपर वायर लगे रहते हैं, उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, कम, इसीलिए हम उसे यूज करते हैं, क्योंकि तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, उसकी रेसिस्टिविटी कम है, यानी कि वो तेजी से करंट को नहीं रोक पा रहा। लेकिन तभी हम बात कर ले इंसुलेटर की, या फिर हम बात कर ले एल्यूमिनियम की, या फिर किसी लेड वगैरह की बात कर ले, है ना, तो ये शायद इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इनका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेसिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, यानी कि और तेजी से करंट को रोकेंगे। तो रेसिस्टिविटी आइडिया देता है हमें कि कौन सा कंडक्टर कितनी तेजी से करंट को रोकेगा, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आर यहीं से डायरेक्टली ड्राइव होता है, ए को उधर भेज दो और एल को नीचे, यानी कि आर इंटू ए अपॉन एल। इसकी यूनिट ड्राइव करने के लिए आती है, तो ये मैंने ड्राइव करके दिखाई है। आर की जगह लिख दो ओम, ए की जगह एरिया मीटर स्क्वायर, और एल की मीटर से मीटर कैंसिल, और ये आ जाएगा ओम मीटर, ओके। यूनिट ये किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों चीजों को काट दो, यानी कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ करता है टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, ओके। तो ये जल्दी से मैंने ओवरव्यू दे दिया, तो जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फटाफट।
अब रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। जब हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में हो इस तरीके से, जैसे अगर इस तरीके से लगातार R1, R2, R3, तो इस तरीके का रेजिस्टेंस हो, इस तरीके का डायग्राम हो, यानी कि ये लोग सीरीज में कनेक्ट है, तो उस टाइम हमें फॉर्मूला यूज करना है R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल। और फिर जब वो पैरेलल में कनेक्ट हो, यानी कि कुछ इस तरीके से वो क्या हो, कनेक्टेड हो, R1, R2 और R3 इस तरीके से कनेक्ट हो, तो हमें फॉर्मूला लगाना है 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सिंपल है। याद रखना कि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट हो जाते हैं, करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, जब डायग्राम वाले न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे तब ये आएगा, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि वोल्टेज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, और करंट क्या रहता है, डिफरेंट, किसमें, पैरेलल में। ये था हमारा रेजिस्टेंस का सिंपल ओवरव्यू, ओके। बस इन दोनों पॉइंट्स को हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, और हम न्यूमेरिकल का भी एक वन शॉट लाने वाले हैं, जिसमें मैं वही कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि कोई कितना कार्य कर रहा है, यानी कि बल्ब है हमारा, उसकी पावर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक सेकंड में उससे कितनी एनर्जी निकल रही है, या फिर वो कितनी एनर्जी खा रहा है, या फिर वो कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है एक सेकंड में, ओके। तो अब क्या है, P इज इक्वल टू W/T, P फॉर पावर और W फॉर वर्क डन, T फॉर टाइम, सिंपल है। यूनिट क्या होगी, वॉट हो जाएगी यूनिट, और दूसरा पावर, और दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, जूल पर सेकंड, क्योंकि W की जूल होती है, टाइम की सेकंड, तो हो जाएगी जूल पर सेकंड। ये लिखा है मैंने 1 जूल पर सेकंड। अब वॉट की डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल है, जैसे मैंने अभी पहले पुराने प्रीवियस केसेस में बनाना सिखाया है, ऐसी बनाओ। इसकी क्या होती है, ये वर्क डन है, ये क्या है, टाइम है, यानी कि 1 जूल पर सेकंड, यानी कि इट इज द रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकंड, यानी कि जब 1 जूल एनर्जी खर्च करी जा रही है एक सेकंड में, तब हम बोलेंगे कि 1 वॉट की पावर है इस चीज की। यानी कि कोई बल्ब है, कोई बल्ब है, मान लो कोई बल्ब है, उसकी पावर कितनी है, 1 वॉट, यानी कि वो एक सेकंड में 1 जूल एनर्जी खा रहा है, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, पावर के 4 फॉर्मुलेज होते हैं, VI, I²R और V²/T और W/T। तो ये चारों फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेना, और स्पेशली देखो याद रखना कि I² वाला फॉर्मूला होगा सीरीज के लिए, जब हमारे कई सारे वो आ जाते हैं, जब हमारे बोले जाएगा न्यूमेरिकल में कि जो बल्ब है हमारा पैरेलल कनेक्ट है, उसकी पावर ये है, तो पता नहीं चलता बच्चों को कौन सा फॉर्मूला लगाए इन चारों में से, तो याद रखना सीरीज में ये लगेगा और पैरेलल में ये रहेगा। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, इससे आंसर पर कोई इफेक्ट कभी ना पड़े, ओके। तो ये है जल्दी से इलेक्ट्रिक पावर का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा क्लियर हो चुका है, ओके। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और हम अब तक फाइनल टच देते हैं इसको। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब पावर तो हमने कर लिया, जैसे पावर का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू E/T, E/T यानी कि W/T, यानी कि वर्क डन, हमने 9th क्लास में एक बात पढ़ी थी, वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। अब 9th क्लास पढ़ी हो तभी तो पता हो, लेकिन नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, तो यानी कि मैंने वर्क की जगह क्या डाल दी, एनर्जी, और टाइम तो टाइम रहा, तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा P × T, ये जो T है वो कहाँ चला जाएगा, टी, जो पी है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब यूनिट क्या है, यूनिट है हमारी वॉट आवर, इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट आवर। क्यों वॉट आवर, इसलिए पावर की क्या होती है वॉट, और टाइम की क्या होती है आवर, तो ये हो जाएगी हमारी वॉट आवर, हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, वॉट आवर। अब कमर्शियल यूनिट की हम अब तुमसे पूछा जाता है कि एनर्जी की कमर्शियल यूनिट अब क्या है, तो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, क्या है, किलोवाट आवर है कमर्शियल यूनिट। अब 1 किलोवाट आवर की क्या पूछी जाती, डेफिनेशन पूछी जाती है, तो वो यहाँ पर ये है कि 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो क्या होगा कि जब हम 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस यूज करें 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तभी तो बन जाएगा किलोवाट। देखो यहाँ से बनाओ, यहाँ से 1 किलोवाट इंटू आवर, तो बन जाएगा 1 किलोवाट आवर, यानी कि जब हम 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस यूज करें 1 घंटे के लिए, तब वो कितनी एनर्जी डिसिपेटेट करेगा, वो करेगा 1 किलोवाट आवर एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो यानी कि ये क्या है कि 1 किलोवाट एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग पावर रेटिंग 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, यानी कि ये वो एनर्जी है कि जब हम किसी अप्लायंस को जिसकी पावर है 1 किलोवाट उसे 1 घंटे के लिए यूज करेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी 1 किलोवाट आवर है। फिर नेक्स्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की
डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है, देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम करंट को पास ऐसे वायर से करवाते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, जैसे हमारा हुआ नाइक्रोम हुआ है ना, टंगस्टन हुआ जो कि बल्ब में लगा रहता है, या फिर हमारा क्या हुआ नाइक्रोम हुआ जो कि प्रेस में लगा रहता है। यानी कि जब हम उसमें से करंट पास करवाएं तो उसके हाई रेजिस्टेंस की वजह से इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वो इतना हीट हो जाता है कि वो रेड हॉट बन जाता है, यानी कि इतनी ज्यादा हीट दिखाई देती है कि वो रेड कलर का चमकने लग जाता है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो उसके अंदर आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये रहा, यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये हमारा हो जाएगा, और ओवरऑल जो हम मिलाते तो हो जाता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि ये है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बस इतना सा है। तो यानी कि H यहाँ पर क्या हो गया, हीट, आई यहाँ पर क्या होगा करंट, टी यहाँ पर क्या होगा टाइम। अब इसकी यूनिट की बात करें तो, क्योंकि ये एनर्जी है, हीट एनर्जी, मैंने क्या बोला हीट एनर्जी, तो एनर्जी की क्या होती है, एनर्जी की होती है जूल, और वर्क डन की भी क्या होती है जूल, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन तो इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक पूरा चैप्टर हो गया फिनिश। तो एक तरीके से ये हमारा क्या हो गया, एक वन शॉट हो गया और इसमें रैपिड रिवीजन हो गया है ना। तो अच्छे से पढ़ो और अच्छे से, और हमारी इस 10 मिनट सीरीज के साथ जुड़े रहो, और इसकी PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मिल जाएगा।